नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैं कल यानी कि 19 तारीख को 19 अप्रैल 2020 को एक वीडियो डाला था नेट पीएचडी प्रिपरेशन के संबंध में, जिसमें मैंने 16 क्वेश्चन कवर किया था। उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आज एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 17 से आप लोग को बताने की कोशिश करूंगा, समझाऊंगा। जहां तक हो सकता है मैं हर ऑप्शन का एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग को वीडियो ये पसंद आए तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following is not related to validity? निम्नलिखित में से वैलिडिटी से संबंधित कौन नहीं है? निम्नलिखित में से वैलिडिटी से संबंधित कौन नहीं है? तो वैलिडिटी के बारे में थोड़ा आप लोग को मैं एक्सप्लेन कर दूं कि वैलिडिटी क्या होती है। कि जब कोई चीज़ टेस्ट लेते हैं तो वो टेस्ट आइटम कितना अच्छा मेजर कर रहा है, क्या उसी के लिए वो टेस्ट आइटम बना है। अगर वह एग्जैक्ट मेजर कर रहा है, उसी के लिए बना है, तो उसको हम वैलिडिटी कहते हैं। जिस प्रकार स्टेडियोमीटर हाइट मेजर करने के लिए बना होता है और एग्जैक्ट हाइट ही मेजर करता है, तो हम कह सकते हैं कि वह इक्विपमेंट हाइट मेजर करने के लिए वैलिड है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। इनमें से कौन वैलिडिटी संबंधित रिलेटेड नहीं है, यानी क्रोन बैच इज अल्फा, ये संबंधित नहीं है। बाकी जो तीनों टर्म हैं बी, सी एंड डी, सब वैलिडिटी से रिलेटेड संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 18। द रेंज ऑफ स्टैंडर्ड स्कोर। स्टैंडर्ड स्कोर का रेंज कितनी होती है? आप लोग हमेशा कोरिलेशन में पढ़े होंगे कि -1 से +2 हमेशा पढ़े होंगे, लेकिन वो नहीं है। ये स्टैंडर्ड स्कोर अगर नॉन प्रोबेबिलिटी कर्व पे आप लोग पढ़े होंगे तो उसका है। ये कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें ऑप्शन ए सही है। -3 to +1 ये स्टैंडर्ड स्कोर है कि रेंज है। और जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी दिया है, ये कोरिलेशन का स्कोर है। -1 to +1 एक कंप्लीट होता है, कोरिलेशन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 19। A relation between two variable whereby one increase and another is decrease। दो वेरिएबल का ऐसा संबंध जिसमें एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा वेरिएबल घटता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है: पॉजिटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप, न्यूट्रल रिलेशनशिप और कर्वीलिनियर रिलेशनशिप। आप लोग कोरिलेशन अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को ज्ञात होगा कि धनात्मक, नकारात्मक और ऋणात्मक 3 प्रकार के कोरिलेशन होते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। कैसे? कि एक घट रहा है तो एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो एक बढ़ रहा है। अगर आप 100 मीटर रनिंग कर रहे हैं तो अगर आपकी स्पीड बढ़ती है तो टाइमिंग कम होगी। टाइमिंग अधिक, स्पीड अगर कम होती है तो टाइमिंग अधिक लगेगी। इट मीन्स कि यह हो गया नेगेटिव कोरिलेशन यानी रिलेशनशिप। ये इसमें एक घट रहा है तो एक बढ़ रहा है। और ऑप्शन नंबर बी सही है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा ऑप्शन नंबर ए पे।
क्वेश्चन नंबर 19 का पॉजिटिव रिलेशनशिप। इसमें जब एक चर का वृद्धि होती है तो उसका इफेक्ट दूसरे चर पर दिखता है और दूसरा चर में भी वृद्धि होती है। जिस प्रकार आपकी अगर बुद्धि लब्धि क्षमता यानी IQ लेवल बढ़ता है, यानी कि स्टडी का टाइमिंग बढ़ेगी तो आपकी IQ लेवल बढ़ेगा, आपकी बुद्धि लब्धि बढ़ेगी। तो इट मीन्स कहने का सेंस ये है कि एक चर में इंक्रीमेंट होता है तो दूसरे चर में भी इंक्रीमेंट होता है। और न्यूट्रल रिलेशनशिप में ये है कि एक चर का दूसरे चर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एक चर का दूसरे चर से कोई संबंधित नहीं होता। अगर एक बढ़ता है तो दूसरा चर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 20, ए statistical technique for investigating the difference between group on some independent variable after controlling for one or more covariance। ये स्टैटिकल टेक्निक के बारे में बताया है कि काई स्क्वायर, एनाकोवा रिग्रेशन एनालिसिस। यानी कि काई स्क्वायर क्या होता है कि काई स्क्वायर के बारे में थोड़ा हम बता दें आप लोग को कि काई स्क्वायर वो है टेक्निक है जिसमें हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन आता है, यानी डाटा कलेक्शन के बाद एनालिसिस जब करते हैं तो ये एक्सपेक्टेशन और रियल के बीच जो हमारा संबंध देखा जाता है उसको बोलते हैं काई स्क्वायर। यानी कि रियल में क्या है और मैं एक्सपेक्ट क्या किया था, मैं अनुमान क्या लगाया था। मान लीजिए मैं अनुमान लगाया था कि मेरा स्कोर 15 आएगा, मेरा अनुमान पहले लगाया था कि मेरा स्कोर मान लीजिए 15 आएगा और मेरा स्कोर आएगा 10। तो जब 10 और 15 के बीच दोनों कंपैरिजन करते हैं तो उसको बोलते हैं काई स्क्वायर। एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इसको एफ टेस्ट भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है एफ टेस्ट। एनाकोवा एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। इट मीन्स कि इससे ऑप्शन बी सही है, यानी कि ग्रुप के बीच एनालिसिस कर रहा है, वन या मोर कोवेरिएंस जहाँ यूज होता है तो सोच लीजिए कि एनाकोवा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, किसने प्रतिपादित किया था। तो इसमें है कार्ल पियर्सन ने स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रतिपादन किया था। और फिशर, स्पीयरमैन, गुसेस, इसमें ये स्पीयरमैन ने स्पोर्ट्स इन्वेंट्री दिया था, फिशर्स ने भी स्टैटिकल टेस्ट दिए थे। तो 21 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेम ऑफ दिस पर्सन। निम्नलिखित में से कौन विचलन का नाम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन विचलन का नाम नहीं है। विचलन माने किसी चीज़ से कोई भी स्कोर, कोई स्कोर से किसी स्कोर से कोई स्कोर कितना फैला है। तो इसमें रिग्रेशन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी कि स्प्रेड भी फैला होता है किसी स्कोर, वेरिएंस भी किसी स्कोर से स्कैटर माने टुकड़ों में, यानी दूर दूर तक फैले हुए। लेकिन रिग्रेशन जो शब्द है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 23, द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ बाई कनेक्टिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम। जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है वह किस प्रकार से फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम से कनेक्टेड होता है।
यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो ड्रॉ होता है, बना होता है, किसके द्वारा, यानी किस प्रकार से, कौन से तरीके से फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम से कनेक्टेड होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। टॉप सेंट्रल पॉइंट्स, यानी कि जब भी आप ग्राफ देखेंगे तो उसके टॉप से और बीचों बीच से ये कनेक्टेड होता है। क्वेश्चन नंबर 24। वन टाइप ऑफ सैम्पलिंग दैट इनहेरिटेंटली बाइस्ड बट स्टिल कॉल रैंडम इज। निम्नलिखित में से या किस प्रकार की सैंपलिंग प्राकृतिक रूप से पक्षपात करती है परंतु वह कही जाती है। किस प्रकार की सैंपलिंग या एक प्रकार की सैंपलिंग प्रकृति रूप से पक्षपात तो करती है परंतु रैंडम कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 का परपजिव रैंडम सैंपलिंग इसलिए परपजिव कहा जाता है कि मेरे पर्पज से, अपने पर्पज से एक रिसर्चर उस सैंपलिंग को असाइन करता है, सेलेक्ट करता है, तो उसको बोलते हैं परपजिव रैंडम सैंपलिंग। इसमें एक डी को ऑप्शन है स्ट्रैटाफाइड सैंपलिंग। स्ट्रैटाफाइड सैंपलिंग के बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता दें कि स्ट्राटा माने गुच्छा होता है। स्ट्राटा माने गुच्छा। मान लीजिए आपके पास पूरी एक स्पोर्ट्स की टीम है और स्पोर्ट्स की टीम का डाटा लेना है, तो स्पोर्ट्स की टीम में उसमें कुछ वॉलीबॉल प्लेयर हैं, कुछ कबड्डी प्लेयर हैं, कुछ खो खो प्लेयर हैं। तो इन सभी का हम वॉलीबॉल का अलग, कबड्डी का अलग, खो खो का अलग ग्रुप बना लेते हैं और हर एक ग्रुप से दो दो या एक एक मेंबर लेके हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। इसी को बोलते हैं स्ट्रैटाफाइड सैंपलिंग। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है 24 का। 25 क्वेश्चन नंबर 25। इन ए पाई डायग्राम 5% share of a component will be represented by an angle of। इन ए पाई डायग्राम में 5% कंपोनेंट शेयर होगा जो कि किस एंगल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। एक पाई डायग्राम में 5% कंपोनेंट शेयर होगा जो कि एक एंगल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है 18 डिग्री। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है 18 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। द क्वार्टाइल डेविएशन इज इन्फ्लुएंस बाई द अपर एंड लोअर 25% ऑफ द स्कोर। यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन अपर और लोअर के 25% स्कोर के द्वारा प्रभावित होता है। क्या यह सही है या गलत है, या पार्शली सही है या पार्शली फॉल्स है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है 25% अपर और 25% लोअर नहीं होता है, इसलिए यह क्वेश्चन गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। द स्टैटिकल मेजर विच इज जनरली अप्लाइड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपलिंग एरर। द स्टैटिस्टिकल मेजर विच इज जनरली अप्लाइड फॉर द डिटरमाइन ऑफ सैंपलिंग, यानी कि सैंपलिंग ईरर को, यानी सांख्यिकीय मापन में सैंपलिंग ईरर को डिटरमाइन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सामान्य रूप से अप्लाई किया जाता है। यानी कि सांख्यिकीय मापन में सैंपलिंग ईरर को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सामान्य रूप से अप्लाई किया जाता है। तो
तो इसमें ऑप्शन नंबर 27 का डी सही है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के द्वारा ही हम इस सैम्पलिंग एरर का ज्ञात करते हैं। जब आप नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ यह शब्द सुनने को मिलेगा। कोरिलेशन की बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। तो कोरिलेशन का मतलब होता है कि दो चर के बीच संबंध, पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो का स्क्वायर भी बता चुके हैं, मीन आप लोग को पता ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 ये रीजनिंग का है। 28 इसमें सी सही है। और क्वेश्चन नंबर 29 एट व्हाट लेवल द वेट ऑफ स्टूडेंट इज मेजर। एट व्हाट लेवल द वेट ऑफ स्टूडेंट इज मेजर। किस लेवल पर स्टूडेंट का वेट मापन किया जाता है। ये 4 स्केल दी गई हैं। ऑप्शन नंबर ए में नॉमिनल स्केल, बी में ऑर्डिनल स्केल यानी कि लेवल कहिए या स्केल कहिए, सी में है इंटरवल लेवल और डी में है रेशियो लेवल। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी रेशियो लेवल। अब मैं तीनों लेवल की बात करते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर ए में नॉमिनल लेवल, इसको नॉमिनल लेवल कहिए या स्केल कहिए। लिकर्ट ने 4 प्रकार के स्केल दिए थे, जिसमें नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। रेशियो स्केल ऐसी स्केल है जिसमें घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है, गुणा किया जा सकता है, भाग किया जा सकता है। यह सबसे बड़ी स्केल होती है। क्वेश्चन में पूछता है कि सबसे बड़ी और सबसे अच्छी स्केल कौन होती है, तो रेशियो स्केल। नॉमिनल स्केल यानी कि ये नाम को असाइन करने के लिए, पहचान दिलाने के लिए ये स्केल बनाई जाती है। जिस प्रकार मैंने एक ग्रुप बनाया, अब ग्रुप को नाम दे दिया, हाउस का नाम दे दिया, तो वो हो गया नॉमिनल। यानी कि कोई भी हाउस हो, ग्रीन हाउस, रेड हाउस, येलो हाउस, ब्लू हाउस, तो वो नाम जब हमें साइन कर दिए तो नॉमिनल स्केल हो गया। ऑर्डिनल स्केल रैंक को डिसाइड करने के लिए दिया जाता है। जिस प्रकार हमारे पास 10 रनर हैं और 10 रनर जब लाइन फिनिश करते हैं, फिनिश लाइन पे, तो उनका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ नाम दे दिया जाता है, यानी कि रैंक असाइन कर दी जाती है। तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनल स्केल, पहचान के लिए। इंटरवल स्केल 2 स्कोरों के बीच गैप, यानी कि 0 to 5, 5 to 10, यानी कि जब 2 ग्रुप के बीच के गैपिंग को जब हम मेजर करते हैं, 2 चर के बीच के गैपिंग को मेजर करते हैं, तो हम उसको इंटरवल स्केल कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का एंड 29 का ऑप्शन डी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। द वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चेंज इन ए if a constant number is added to all the score of a series। यानी कि कहा गया है कि एक सीरीज में एक स्कोर के सीरीज में अगर कोई नंबर कांस्टेंट होता है तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। इनमें से कौन है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन है कि जब एक सीरीज ऑफ स्कोर की अगर इसको वैल्यू कांस्टेंट रहती है तो वो कभी चेंज नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। स्टैंडर्ड डेविएशन में कभी भी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, बल्कि मीन और मीडियन और मोड में चेंज होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस।
यानी कि मीन डेविएशन की जो वैल्यू होती है वो पूरे ऑब्जर्वेशन पे आधारित होती है। क्या यह सत्य है या गलत? ऑप्शन नंबर बी, द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू होती है पूरे ऑब्जर्वेशन पे आधारित होती है। द वैल्यू ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज इज द बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, यानी कि इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होती है पूरे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है। ऑप्शन नंबर डी, द वैल्यू ऑफ मीन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, यानी मीन यानी औसत की वैल्यू ऑल ऑब्जर्वेशन पे आधारित होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। द वैल्यू ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। तो इस प्रकार मैंने 16 क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किया है और ये भी कोशिश किया है कि हर ऑप्शन का एक्सप्लेन किया, ताकि आप लोग को अच्छी तरफ से एक ऑप्शन के चलते 3 ऑप्शन भी समझ में आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का नॉलेज बढ़े। तो मैं आप लोग से एक बार फिर से कहूँगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें जो नेट पीएचडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग के लिए और उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। धन्यवाद।